गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबीडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासरूम में बेटा आपका फिर से स्वागत है। तो कल मैंने आपको एक पेपर सेंड किया था और जिसमें से कुछ ही बच्चे यानी कि कह सकते हैं 5 या 6 बच्चे जिन्होंने प्रॉपरली रूप से एग्जाम किया है और एग्जाम क्या केस में उसकी जो पिक है वो सेंड भी की है। तो बेटा आपको मैं यही कहूँगा, आप जैसे जो बच्चे बच गए जिन्होंने या तो पेपर नहीं किया है या जिन्होंने कुछ किया है कुछ को नहीं आया है, तो बेटा सबसे पहले देखो इस टाइम सेल्फ स्टडी करने का मतलब खुद के साथ वफादारी निभाने का सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है, वो कहते हैं कि इंसान खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो बेटा ये वही समय है। अगर आप इस समय तैयारी नहीं करोगे तो इस समय बेटा कोई भी आपके जो गुरुजी है, ठीक है, कोई भी टीचर हैं वो आपको देखने के लिए नहीं आएंगे कि आप कितना पढ़ रहे हो, पेपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन बेटा ये चीज आपको अपने लिए तैयार करनी है, ना कि दिखावे के लिए। ठीक है, मतलब आपको स्टडी करनी है, आपके खुद के लिए स्टडी करनी है, ना किसी और के लिए स्टडी करनी है आपको। ठीक है ना। और आप प्रॉपर रूप से तैयारी करें, जो भी चैप्टर आपको दिया जाता है याद करने के लिए वो आप तैयार करें उस चीज को। डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट चैप्टर का मैं बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर की लगभग वीडियो बनी हुई थी। ठीक है, जिस भी चैप्टर को मैं आपको बताऊंगा अगर वीडियो नहीं बनी हुई है तो उसके मैं डाउट क्लासेस बना दूंगा। आपको मैसेज करना पड़ेगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसकी वीडियो बना दो, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा इस चीज में। ठीक है, लेकिन तैयारी करना बेटा आपका काम है, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। एक एग्जाम का तरीका, जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया था, जल्दबाजी में हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं किया। बेटा हैंड राइटिंग पे फोकस करना है आपको। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जितना टाइमिंग दिया जाता है ना आप उतने टाइम में करो। जैसे आपको एक घंटे का टाइम दे दिया आपको, अब आप क्या सोच रहे हो, हम तो घर पे बैठे हैं, सर को क्या पता 1 घंटे में किया कि नहीं किया। लेकिन बेटा उससे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? जब तक आपके ऊपर टाइम का प्रेशर नहीं होगा तब तक आप आराम आराम से करोगे। यहाँ तो आराम आराम से कर लोगे भाई, आप 1 घंटे की बजाय आप 1.5 घंटे में कर सकते हो, 2 घंटे मान लो 2 घंटे में कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे बोर्ड के एग्जाम, तो बेटा वहां तो टाइमिंग फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जब वहां टाइमिंग फिक्स रहेगा तो बेटा वहां तो आपको क्या करना है, जितना टाइम दिया गया उतने में ही करना है। बेटा अगर आपको ऐसे मतलब अगर आप क्या करते हो, ऐसे आलस्य करते हो कि हम आराम से कर लेंगे, बीच में खाना भी खा लेंगे, तो बेटा आप ये बिल्कुल ना करें। एग्जाम को एग्जाम के तरीके से दे, एक अच्छे कॉपी में व्हाइट वाले पेज वाले जो कॉपी है उसमें अच्छे तरीके से करे, पेपर को पेपर के तरीके से करना बेटा यहाँ पे। ठीक है, मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, जब आपको नेक्स्ट डे इसका सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा तो आप उन क्वेश्चंस को देख के फिर से आप उनको याद कर ले। और ध्यान रहे आपको बार बार रिवाइज करना है इसमें। ये नहीं कि आपने आज पढ़ा फिर इस चैप्टर को छोड़ दिया तो बेटा 1 या 2 दिन में फिर इस चैप्टर को आप भूल जाओगे। ठीक है, और जो भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू 5 ईयर के क्वेश्चन सेंड करता हूं तो बेटा आप उनको जरूर पढ़ा करें। उनसे पढ़ने का क्या मतलब बनता है, उससे पढ़ने का मतलब ये बनता है कि बोर्ड में आखिरकार क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं आप उसका अंदाजा लगा लोगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का मैंने कल आपको एग्जाम भेजा था, इसमें अब उसका ही सॉल्यूशंस करते हैं। तो बेटा अभी भी 6-7 बच्चों के अलावा कॉपियां नहीं आई है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहेगा, नाम वगैरह लिख के। अब आगे किसी अगर नहीं आएगा तो मैं फिर इस ग्रुप में नाम डाल दिया करूंगा, ये बच्चे हमने अभी कॉपी जमा नहीं कराई, कॉपी जमा कराएं। तो या तो पेरेंट्स के पास कॉल कर दिया जाएगा या जो आपकी शिकायत है, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको बता दिया जाएगा कि ये बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है, ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा सारा इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 के जो एग्जाम था उसके सॉल्यूशंस की। तो बेटा यहाँ पे एग्जाम फर्स्ट बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा यहाँ पे कि जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक बनता है। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग नंबर 13। तो बेटा वर्ग नंबर जो 13 है उसमें मिलता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला।
यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम। इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट वर्ग नंबर बेटा 14, इसमें मिलता है काढ़े, शिव जी, संग, पार्वती। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम इसमें, और टिन, और यहाँ पे क्या होगा फेविक लेड इसमें। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ग नंबर 15। तो वर्ग नंबर 15 में बेटा नाना, पार्टिकल, असराणी, सब भाई भाई, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये हमारे पास वर्ग नंबर 13 है, वर्ग नंबर 14 है, वर्ग नंबर 15 है। अब बेटा वर्ग नंबर जो 13 है, ये जितने भी तत्व हैं इनके बाह्यतम कोश में 3-3 इलेक्ट्रॉन है। वर्ग नंबर 14 वाले के बाह्यतम कोश में 4-4 इलेक्ट्रॉन है, और वर्ग नंबर 15 वाले के बाह्यतम कोश में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। बेटा अर्धचालक, अर्धचालक क्या होते हैं? मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम ताप पर, या कह सकते हैं परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और अगर उस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो वो किसका काम करते हैं? एक चालक की भांति कार्य करते हैं, उनको कहते हैं अर्धचालक। तो बेटा अर्धचालक ध्यान रखना, एक तो सिलिकॉन का और एक हमारे पास जर्मेनियम। ठीक है, इसका नाम बेटा गैलियम है, ये नाम है जर्मेनियम। सिलिकॉन का और जो हमारे पास जर्मेनियम है, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, ये पाए जाते हैं अर्धचालक। क्लियर है? अर्धचालक पाए जाते हैं। जैसे आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो बेटा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेज अर्धचालक, या जिसको क्या कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। बेटा अब इसमें क्या था, जो सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन यानी कि बहुत सारे जो सिलिकॉन है ये आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन इसमें ऐसे, यानी कि जो सिलिकॉन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या कर लिया, इन्होंने बंध बना लिया। जैसे इस सिलिकॉन के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस समय यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 से क्या बना लिया, बंध। तो जो सिलिकॉन का जो अर्धचालक है बेटा, उसमें सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के 4 बंध बना लिया इसने। अब क्या कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपने पढ़ा था कि दुनिया में विद्युत धारा का चालन 2 रीजन्स की वजह से होता है, एक तो मुक्त आवेश की वजह से, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस समय यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, तो ये कुचालक का काम करेगा। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा 1 या 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, ध्यान रहे। और इसीलिए जो सिलिकॉन है, जो अर्धचालक है, वो थोड़े से टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, वो किसका काम करता है, अर्धचालक का, सॉरी किसका काम करता है, चालक का काम करता है इसमें। यानी कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वैसे वैसे वहां पे क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूटने पर वो कुछ सुचालक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। एक तो बेटा ये बात ध्यान रखना, इसमें यहां से क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि अर्धचालक का उदाहरण लिखिए। तो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये अर्धचालक के काम करते हैं। अब क्या करना, देखो इसमें एक बार तो वर्ग नंबर 13 की अशुद्धि मिलाएंगे, एक बार वर्ग नंबर जो 15 उसकी अशुद्धि, यानी कि उनके धातु मिलाएंगे। तो बेटा जैसे वर्ग नंबर 13 की हमने कोई भी धातु मिला दिया, जैसे एल्यूमिनियम मिला है बेटा, यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है, Al है। और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में बेटा कौन से वर्ग का है, ये 13वें वर्ग का है। इसके बाह्यतम कोश में, इन सभी के बाह्यतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 3-3 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का कर लिया साझा। तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने एल्यूमिनियम ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 3 बॉन्ड बना लिए। अब यहां पे एक बच गया खाली जगह। अब सिलिकॉन के पास यहाँ पे क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सिलिकॉन है ये इस होल को भरने की कोशिश करेंगे, यानी कि इससे बंद बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बंद बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि इस पूरे क्रिस्टल में
इस पूरे क्रिस्टल में जो विद्युत धारा का चालन होगा वो बेटा किसकी वजह से होगा, इस होल की वजह से होगा। कैसे होगा, जैसे कोई बंद बनाने के लिए आएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन से बंद बनाने के लिए आएगा तो एक बॉन्ड और टूट जाएगा इसका, तो यहाँ पे होल यहाँ पे बन जाएगा इसमें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, और जो होल की तरफ अट्रैक्ट होता है बेटा, तो हमें मालूम है कि कोई भी ऋण आवेशित जो वस्तु है या कोई भी आयन है ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, धन आवेशित की तरफ। किसकी तरफ होगा, धन आवेश की तरफ इसमें। तो यानी कि जब आप इसमें एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये बेटा होल है, ये किसका काम करता है, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का। जब माइनस का चार्ज होता है बेटा तो माइनस की कोई भी जैसे आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, प्लस की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे होल किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे विद्युत धारा का चालन होगा वो होल की वजह से होता है, ध्यान रखना इसमें। यानी कि होल है तभी यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, जब बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना ये होल है, पॉजिटिव का काम कर रहे हैं और पॉजिटिव को हम किससे डिनोट करेंगे, पी से। यानी कि एक बात ध्यान रखना, जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग नंबर 13 की अशुद्धि मिलाते हैं तो वर्ग नंबर 13 में बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 तो बंद बना लेगा और एक क्या बनेगा, होल। तो पूरे इस चालक में तो विद्युत धारा का चालन होगा वो होल की वजह से होता है, ध्यान रहे। जब होल की वजह से इसमें चालन होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे विद्युत धारा का चालन होल की वजह से है। होल एक पॉजिटिव की तरह काम करता है, इसलिए हम कहेंगे पी टाइप का चालक बनेगा। तो एक बात याद रखे बेटा कि वर्ग नंबर 13 में चाहे आप कोई भी मिलाओ, वर्ग नंबर 13 का कोई भी तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाओ तो यहाँ पे कौन सा चालक बनेगा, एक पी टाइप का चालक बनता है। ठीक है, कौन सा बनता है बेटा, पी टाइप का चालक बनता है। अब हम बात करते हैं इसमें वर्ग नंबर 15। बेटा वर्ग नंबर 15 के बाह्यतम कोश में सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे किसी का भी यूज कर लो बेटा, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया आर्सेनिक का यूज कर लिया बेटा, आर्सेनिक का यूज किया तो आर्सेनिक कौन से वर्ग का तत्व है, 15वें वर्ग का है। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये बेटा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब यहाँ पे सिलिकॉन के क्या करें, इसमें एक बॉन्ड बना लिया, इसने भी एक बॉन्ड बना लिया। मतलब जो आर्सेनिक है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 बॉन्ड तो इसने बना लिए। लेकिन अब आर्सेनिक के पास क्या बचा है, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक कर दे और इससे क्या बना ले, बॉन्ड बना ले इसमें। जब इसने बॉन्ड बना लिया बेटा यहाँ पे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे बच गया, यहाँ पे बच गया। इसी तरह दूसरा सिलिकॉन इसे बॉन्ड बनाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ पे विद्युत धारा का जो चालन होता है वो बेटा किसकी वजह से होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसके वजह टूटेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। और बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एन टाइप। बेटा एन का मतलब होता है नेगेटिव और पी का मतलब होता है पॉजिटिव। तो आप तो एक बात ध्यान रखें बेटा, आपको बॉन्ड तोड़ के बताना नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनानी है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे अगर आप वर्ग नंबर 13 की कोई भी तत्व है, अगर इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाते हो तो वो कहलाएगा बेटा पी टाइप का अर्धचालक। और अगर 15 के मिलाते हो तो ये कहलाएगा एन टाइप का अर्धचालक। अब क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा कि जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर, तो यानी कि जो आपके पास ये है सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम मिलेगा, तो जर्मेनियम में अगर आर्सेनिक की शुद्धि मिलाओगे तो बेटा कौन से प्रकार का चालक बनेगा, एन टाइप का अर्धचालक। तो बेटा फर्स्ट का आंसर है एन टाइप का अर्धचालक। मैंने आपको ये टॉपिक डीप से समझा दिया है,
तो बेटा आप इसको डीप से ही याद रखें। कई बार ये पूछ लेता है एन टाइप का अचालक, पी टाइप का अचालक क्या है समझाइए, तो बेटा सारी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज आपको यही पढ़ना है, ध्यान रहे इसमें, इसको मतलब अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो पहला आंसर बेटा एन टाइप का अर्धचालक बनेगा इसमें। सेकंड बेटा नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण। नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण, तो बेटा नेटवर्क ठोस का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी जैसे तत्व वगैरह हैं वो आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना के एक लंबी संरचना जिसको कह सकते हैं जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे बेटा बात करें डायमंड, आपने 10th क्लास में बनाई उसमें डायमंड की संरचना, तो वो क्या एक जालनुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रेफाइट, तो बेटा ग्रेफाइट भी क्या होती है, एक जालनुमा संरचना होती है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा होता है, जबकि डायमंड में एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। क्लियर है, तो बेटा सीधा सा एग्जांपल है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ये है बेटा नेटवर्क ठोस का एग्जांपल, हीरा या ग्रेफाइट। बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये देखो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ ये बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट बेटा षटकोणीय क्रिस्टल के अक्षीय दूरी व अक्षीय कोणों के मान बताइए। तो बेटा इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा कि यहां पे बेटा याद रखना एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। बेटा पैरामीटर टोटल कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी, और ये क्या होता है बेटा ए बी सी। एक होते बेटा अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, और ये अक्षीय कोण बेटा होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां पे ध्यान रखना आप सभी इस चीज को कि ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर हैं, उनके नाम लिखिए, इसको हाईलाइट करें बेटा आप सभी। तो एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण में कौन कौन से बेटा, अल्फा बीटा गामा, अक्षीय दूरी ए बी सी। लेकिन क्या पूछा देखो, ये जो टेबल है ना बेटा, 7 प्रकार के जालक, घनीय जालक, द्विविषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष और इसी के साथ एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, ये सारे के सारे बेटा आपको याद करने हैं। इस टेबल को आप हाईलाइट करना, इस टेबल से 100+1% एक क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान रखना। इस टेबल से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इस टेबल को तो पूरी अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है। अब किसके बारे में पूछ रहे बेटा, षटकोणीय। तो षटकोणीय में एक्चुअल में यहां पे ऐसे होता, देखो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं बेटा बी, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं सी। मैंने आपको मॉडल भी दिखाए थे, ध्यान इसमें। तो यहां पे बेटा जो हमारे पास ए बराबर होगा बी के और नॉट इक्वल टू किसके होगा, सी के। मतलब ए बी तो दोनों बराबर हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। अगर बेटा एंगल की बात करें तो बेटा यहां पे एंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि ए को हम क्या मानेंगे, अल्फा, बी को क्या मानेंगे, बीटा, और सी को क्या मानेंगे, गामा। तो बेटा यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। बेटा बी और सी के बीच में कौन सा कोण बढ़ेगा, अब कौन सा कोण बढ़ेगा, तो मैंने इसके ट्रिक बताई थी आपको। यहाँ पे बी और सी में कौन सा गायब बेटा, ए बी सी तीन ही हमारे पास। सी और बी में कौन सा गायब है, ए गायब है, तो ए का मतलब कौन सा कोण आएगा, अल्फा। इसी तरह सी और ए, बेटा सी और ए में कौन सा गायब है, बी। जब सी और ए में बी गायब है तो यहाँ पे कौन सा बढ़ेगा, बीटा। अब इसी के साथ बेटा ए और बी कौन सा गायब है, सी, यहाँ पे कौन बनेगा इसमें, गामा। तो यहाँ पे जब डायग्राम देखोगे तो बेटा वहां पे आपको अल्फा इसमें, हाँ ये अल्फा और बीटा, बेटा अल्फा और बीटा दोनों बराबर मिलेंगे और ये आपको मिलेगा 90 डिग्री का मिलेगा। जबकि जो गामा है वो 120 डिग्री का बनेगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा बेटा कि आपको क्या करना है, ये पूरी टेबल पढ़नी है, इसको हाईलाइट कर लो
यहां से 101% क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये हमारे पास बेटा टॉपिक था। इसी के साथ साथ मैंने आपको पैरामीटर का भी बता दिया कि एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से, ए बी सी, और इसी के साथ ए बी सी प्लस में अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, AgBr में फ्रेंकल दोष किस आयन के विस्थापन से होता है? सबसे पहले बेटा फ्रेंकल दोष होता है क्या है, ये देखो पहले आप सभी। फ्रेंकल दोष बेटा, फ्रेंकल दोष जिसमें एग्जाम्पल की बात करता हूं, किसका दे रखा है यहाँ पे बेटा, AgBr दे रखा है। तो ये जो यौगिक बनेगा वो AgBr, इसी के साथ AgBr माइनस, यहां पे मिलेगा आपको Br माइनस, यहां पे मिलेगा Ag प्लस, नेक्स्ट है Br माइनस, और यहां पे मिलेगा आपको Ag प्लस। सेम नीचे बेटा Br के नीचे क्या मिलेगा, Ag प्लस, Ag के नीचे क्या मिलेगा, Br माइनस, इसी के साथ यहां पे क्या मिलेगा, Ag प्लस, और यहां पे क्या मिलेगा आपको, Br माइनस। अब ये आपस में क्या कर रखे हैं, ऐसे बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, और किसका क्रिस्टल बेटा, AgBr का क्रिस्टल है। अब फ्रेंकल दोष और अंतराकाशी दोष बेटा एक जैसे होते हैं। यहां पे जो आपको ये अवकाश दिख रहा है, ये जो अवकाश दिख रहा है, इसको कहते हैं अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंकल दोष में होता क्या है, फ्रेंकल दोष में बेटा कोई भी आयन क्या करता है, अपना स्थान छोड़कर जालक के अंतराकाशी स्थानों पे आ जाता है। अब बेटा यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर कौन सा आयन जाएगा, धन आयन जाएगा या ऋण आयन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इनके बीच में जगह छोटी होती है, कम होती है, तो बेटा बीच में तो वो ही जा पाएगा जिसका आकार कैसा होगा, छोटा आकार होगा। यानी कि टेम्पो में, सुनो ध्यान से, टेम्पो में जैसे वो बीच की सीट होती है, 3 पहिए वाली जो सीट होती है, वहां पे लगभग 3 या 4 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति बैठने के बाद थोड़ी सी जगह बच जाती है। अब टेम्पो में 4 बैठ गए, ठीक है, यानी कि आप स्कूल आ रहे हैं, आप समझो आप स्कूल आ रहे हैं टेम्पो में बैठ के, कहां से स्टार्ट हुए, धैमी से स्टार्ट हो गए। अब धैमी से जब आप स्टार्ट हो तो आप इसमें 4 बैठे हो और इतनी सी जगह बची है। अब बेटा इतनी सी जगह में कौन आएगा, बच्चा आ सकता है, छोटा बच्चा बैठ सकता है जिसका आकार कैसे छोटा होगा, या ऐसी कोई आंटी को बैठा दें जो क्या हो, बहुत सारी मोटी हो, और इतनी मोटी हो, इतनी मोटी, तो क्या उसको बैठा दे, क्या नहीं बैठा सकते ना, आप भिज जाओगे साइड में, है ना, ऐसे तो हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर बीच में बेटा जगह बची है, जिसको अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं, इसमें बेटा छोटे आकार के ही कण आ सकते हैं। अब छोटा आकार किसका होगा, तो आपने बेटा पढ़ रखा है कि धनायन का आकार कैसा होता है, छोटा, और ऋणायन का आकार कैसा होता है, बड़ा। तो आप ये बात ध्यान रखना बेटा कि फ्रेंकल दोष में हमेशा और हमेशा जो धन आयन है वो क्या करता है, अंतराकाशी अवकाश में जाता है। यानी कि फ्रेंकल दोष किसके द्वारा होता है, धनायन के द्वारा। तो यहाँ पे जो Ag है वो अपना स्थान छोड़ के कहीं भी अंतराकाशी स्थानों पे चला जाएगा, और इस प्रकार का दोष क्या कहता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। तो बेटा धनायन कौन है बेटा, Ag है, ठीक है। तो यहाँ पे KCl दे दे, चाहे KBr दे दे, NaCl दे दे, हमेशा धनायनों के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे ये फ्रेंकल दोष, मतलब फ्रेंकल दोष होता है। यहाँ पे एक टॉपिक और है बेटा, यहाँ पे AgBr देख लो। AgBr एक ऐसा आयनीय ठोस है जो क्या करता है, फ्रेंकल दोष को भी शो करता है और शॉर्टकी दोष को भी शो करता है। आप ईयरली में आए थे क्वेश्चन, क्लियर है। अब नेक्स्ट बेटा देखो, ठोस के
समदैशिकता विषमदैशिकता प्रकृति में अंतर। बेटा ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको दे रखा है सीधा इसमें, ठीक है। कितने नंबर का बेटा, ये 2 नंबर का है ना, हाँ 2 नंबर का है। तो आपको क्या क्या करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी थी, प्लस में इसका डायग्राम भी बनाना है इसमें। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बंध की प्रकृति के आधार पर निम्न ठोसों के वर्गीकृत कीजिए। बंध की प्रकृति, बेटा बंध की प्रकृति के आधार पे हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले बेटा हमारे पास होते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस, आणविक ठोस का मतलब जो बेटा अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें मतलब वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है, ऐसे कुछ हो इसमें। इसी के साथ बेटा हमने पढ़ा था आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा धात्विक ठोस। तो ये टोटल हमारे पास 4 प्रकार के ठोस होते हैं। और यहां से भी बेटा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैं आपको बता रहा हूं उसमें। तो एक तो ये दे ही रखा है क्वेश्चन में, जैसे बेटा CH4, बेटा CH4 एक अणु है, ध्यान रखना। CH4 क्या है, एक अणु है जो कि कैसा है, इसमें अध्रुवीय है। तो बेटा जो CH4 है ना, ये हमारे पास कैसा ठोस है, आणविक ठोस है। मतलब बहुत सारे CH3 आपस में जुड़ेंगे, किसके द्वारा, वांडरवाल बल के द्वारा जुड़ेंगे, और क्या बनाएंगे, ठोस बनाएंगे। इसी तरह बेटा ठोस I2, आयोडीन। अब बेटा I2 है तो आयोडीन, यहाँ पे बेटा II, दोनों के दोनों इस समय कैसे विद्युत समान होगी, तो बेटा ये अध्रुवीय होगा, ध्यान रखना। तो ये जो आयोडाइड है ना, I2 है बेटा, ये आयोडीन में, तो ये भी किस प्रकार का ठोस है, आणविक ठोस है। NaCl, तो बेटा NaCl क्या है, NaCl एक तो सोडियम धनायन से मिलकर बना है, एक क्लोराइड ऋणायन से मिलकर बना है। तो NaCl बेटा कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। इसी तरह बेटा डायमंड, तो डायमंड तो आपको मालूम है कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं ना, वो होता है सहसंयोजक बंध। क्या होता है, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध आप सभी जानते हो, इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास डायमंड है, और इसी के साथ बेटा सिलिकॉन, अभी अभी आपको बताया था सिलिकॉन के बारे में, 4 बॉन्ड बना रहा था यहाँ पे, अर्धचालक का काम कर रहा था। तो दोनों के दोनों कैसे बेटा यहाँ पे सहसंयोजक ठोस है। इसके बाद बेटा Ag बच गया, एक KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो बेटा KNO3 ध्यान रखना आयनिक ठोस है, जब टूटेगा तो K प्लस में और NO3 माइनस में टूटेगा। तो ये है आयनिक ठोस। इसी के साथ बेटा सिल्वर, जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या कहलाती है, धात्विक ठोस कहलाती हैं। जैसे सिल्वर हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये हमारे पास टॉपिक था बेटा। अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है। और ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 11, क्वेश्चन नंबर देखो 11, आयनिक ठोस। बेटा आयनिक ठोस गलित और अवस्था में और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, क्यों। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं बेटा NaCl, या इससे पहले मैं और थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा बेटा। विद्युत धारा का चालन 2 चीजों से होता है, या तो मुक्त आयन, चाहे धनायन हो या ऋण आयन हो, या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त का मतलब होता है बेटा जो घूम सकते हैं, ठीक है, जो घूम सकते हैं। अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक हो, यानी कि चाहे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो चाहे मुक्त आयन हो, दोनों में से बेटा कोई भी एक हो, तो उनकी वजह से क्या होगा, विद्युत धारा का चालन होगा। मुझे बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है ना, क्योंकि पूरा वीडियो, अगर कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बंद हो जाती है, पढ़ाते रहते हैं पागलों की तरह, फिर देखते बाद में अरे ये तो बंद हो गया है, देखना पड़ता है थोड़ा सा।
तो बेटा NaCl, भाई NaCl किससे मिलकर बना है? एक सोडियम धनायन से, क्लोराइड ऋणायन से। जब बेटा ये ठोस होते हैं ना, आयनिक ठोस, तो धनायन और ऋणायन चिपके होते हैं, दोनों चिपके होते हैं। जब दोनों चिपके होते हैं तो क्या Na अकेला घूम पाएगा? नहीं घूमेगा। क्या NaCl घूमेगा? क्या नहीं घूमेगा। मतलब जब आयनिक ठोस है तो उस समय दोनों धनायन और ऋणायन आपस में चिपके हुए हैं, तो इस समय मुक्त नहीं बेटा। आयन तो है, धनायन तो है, ऋणायन तो है, लेकिन ये मुक्त नहीं है। जब तक मुक्त नहीं होंगे तो विद्युत धारा क्या करेंगे? कुछ। हाँ, लेकिन जैसे आपने नमक को जल में घोल दिया, तो जैसे जल में घोल दोगे तो ये क्या करेगा? Na अलग, Cl अलग। अब Na कहीं घूम रहा है, Cl कहीं घूम रहा है, दोनों क्या हो गए? फ्री हो गए। जब बेटा फ्री हो गए तो उस समय विद्युत धारा का क्या होगा? चालन होगा। तो आपको यही लिखना था कि NaCl ठोस या गलित, या आपको और बेसिक लिखना है कि NaCl एक आयनिक ठोस है। जब ये ठोस अवस्था में होता है तो धन आयन ऋण आयन मुक्त नहीं होते हैं, यानी कि आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। जबकि इसको गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में ले जाया जाता है तो आयन मुक्त हो जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का क्या करता है? चालन करता है। क्लियर है? यहां से बेटा एक क्वेश्चन और आया हुआ है। एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है बोर्ड में कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें बेटा कॉपर, जो कॉपर है ये बेटा ठोस अवस्था में, गलित अवस्था में, दोनों में विद्युत का चालन दर्शाता है। जबकि जो कॉपर सल्फेट है बेटा, कॉपर सल्फेट है, जब ये ठोस अवस्था में होता है तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, यानी कि कुचालक की तरह काम करता है। जबकि गलित या ये विलयन अवस्था में होता है तो इस समय ये विद्युत धारा का क्या दर्शाता है? चालन दर्शाता है। ऐसा क्यों? ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कॉपर किस प्रकार का ठोस है? तो कॉपर धातु है, धातु बेटा धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी धातु होती है तो उसके अंदर जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाती है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं, जिसको मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का समुद्र। ठीक है? तो यानी कि जो ठोस है उसमें बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब धातु है, जब ये धातु ठोस होगी तब भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत धारा का चालन करेगी। अगर ये गलित अवस्था में होगी तब भी विद्युत धारा चालन करती है। भाई अगर लोहे को पिघला दोगे तब भी तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहां पे। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जितने भी धात्विक ठोस होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठोस में भी और गलित में भी। इसलिए कॉपर ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में दोनों का विद्युत धारा चालन करता है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट किससे मिलकर बना है? कॉपर आयन से, सल्फेट आयन से। क्लियर है? आयन से मिलकर बना है तो बेटा ये कौन सा ठोस होगा? आयनिक। अब अगर ये ठोस है तो बेटा ठोस में आयन फ्री नहीं होते हैं। जब ठोस में आयन फ्री नहीं होंगे तो बेटा उस कंडीशन में क्या होगा? कुचालक का काम करेगा। अगर आप विलयन में डाल दोगे तो कॉपर भाई साहब अलग घूम रहे हैं, सल्फेट अलग घूम रहे हैं, तो आप फ्री है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? विद्युत धारा का चालन करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो बेटा 11 था वो इसी के ऊपर बेस था। और मैं आपको ये कहूंगा बेटा इसको भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है? अब नेक्स्ट शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर पढ़ लेना आप। ठीक है? बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक, कुचालक क्या होते हैं और चालक क्या होते हैं समझिए। ध्यान बेटा, थोड़ा बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हमारे पास एक परमाणु है बेटा यहाँ पे, और इस परमाणु में बहुत सारे कोष हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल के द्वारा, नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगता है उससे बंधे होते हैं। कौन सा बल लगता है बेटा? प्रभावी
नाभिकीय आकर्षण बल। कौन सा लगता है? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। अब बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल के द्वारा बंधा है तो क्या ये मुक्त अवस्था में है? क्या नहीं है भाई, मुक्त अवस्था में नहीं है तो क्या ये फ्री घूम पाएगा? क्या नहीं फ्री घूमेगा। जब फ्री नहीं घूमेगा तो क्या ये विद्युत धारा का चालन करेगा? क्या नहीं करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष, अब बेटा संयोजी कोष क्या होता है? किसी भी परमाणु का बाह्यतम जो कोष होता है उसी को क्या कहते हैं? संयोजी कोष कहते हैं। तो संयोजी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो बेटा फ्री नहीं है, वो नाभिक के द्वारा बंधा हुआ है। जब फ्री नहीं है तो इस समय विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। अब इस समय इसकी ऊर्जा भी कम है। अगर हम क्या करेंगे, इस परमाणु को ऊर्जा देंगे, अगर इस परमाणु को ऊर्जा देंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन आराम से बैठे, ऊर्जा दी तो कंपन करना लगेगा, आपने और ऊर्जा दी तो ओटिस कंपन करेगा, और ऊर्जा दी तो ये क्या करेगा? चक्कर लगा के बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि जब आप इसको ऊर्जा दोगे तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके ये हो जाएगा मुक्त। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये विद्युत धारा का चालन करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? फ्री है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इस समय विद्युत धारा का चालन करेगा। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का क्या करेगा? चालन करेगा। अगर बेटा मैं ऊर्जा की बात करूं, मतलब जो कोष में इलेक्ट्रॉन है और जो मुक्त है, इन दोनों में से ऊर्जा किसकी कम है, किसकी ज्यादा है? तो बेटा ऊर्जा ज्यादा किसकी है? जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। क्यों? हमने जब इसको ऊर्जा दी तो ये ऊर्जा ग्रहण करके तभी तो ऊपर गया है, बाहर गया है, तो इसकी ऊर्जा क्या मिलेगी? ज्यादा। अब दो प्रकार के बेटा इलेक्ट्रॉन है, एक तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, एक चालन बैंड में, मतलब चालक में जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चालन करते हैं। अगर इनके बीच में अगर हम इनको एडजस्ट करते हैं तो बेटा ये हमारे पास ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अब नीचे हम उनको लिखेंगे जिनकी ऊर्जा कम होती है। तो ऊर्जा कम किन की होती है बेटा? संयोजी कोष की। तो संयोजी कोष का अगर जो परमाणु है उनके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, जब इनको रखेंगे तो यहाँ पे बेटा एक बैंड बनेगा और इस बैंड को क्या कहते हैं? संयोजी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड कहते हैं। जब इनको रखेंगे तो बेटा इनकी ऊर्जा कैसी है? अधिक है, तो ऊर्जा ऊपर की तरफ क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो जब इनको रखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार रखे जाएंगे, तो यहाँ पे भी बैंड बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? चालन बैंड। तो ये बेसिक बात थी। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी बेटा यहाँ पे कि कोई भी जैसे हमारे पास परमाणु, उसमें दो प्रकार के बैंड मिलेंगे, चालन बैंड, एक संयोजी बैंड मिलेंगे। तो बेटा जो चालन बैंड है वो ऊपर मिलेगा और एक संयोजी बैंड आपको कहां पे मिलेगा? नीचे मिलेगा। ठीक है? ये बेटा बैंड का मतलब डीजे वो नहीं है, वो जनता बैंड का भी वो पोपो पोपो वाला बैंड वो नहीं है, ध्यान रखना। अब बेटा इनके बीच में ये होते एनर्जी का अंतराल। ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेटा संयोजी बैंड में है, संयोजी कोष में है, तो क्या ये मुक्त है? क्या नहीं है। मुक्त नहीं है तो क्या ये विद्युत धारा का चालन करेगा? क्या नहीं करेगा भाई। हाँ, अगर हम इसको ऊर्जा दे के, अगर इसको ऊर्जा दें तो ये संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब वो विद्युत धारा का क्या करेगा? चालन करेगा। क्लियर है? अब देखो, जो बेटा चालक होते हैं, जो चालक होते हैं उनके बीच में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कैसा होता है बेटा? कम होता है। जब ऊर्जा अंतराल कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होंगे? चले जाएंगे। भाई जैसे आपके और आपके मामा के बीच में डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर है, तो आप
क्या करते हो खेलने के लिए, कभी मामा के पहुंच जाओगे, कभी मामा वाले यहाँ पहुंच जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है था, फिलहाल तो अब बड़े हो गए हम। तो जैसे हमारे मामा यहीं नज़दीक हमारे, तो हम क्या करते थे, कंचियाँ खेलने के लिए बहुत शौक था। कंचियाँ खेलने के लिए हम साइकिल लेके मामा के चले जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे कंचियाँ खेल के आते थे। दूसरी बात, जैसे अगर उनको वहाँ यहाँ खेलने आना तो वो भी आ जाते, तो बेटा हमारे मामा और हमारे बीच में डिस्टेंस कम था, तो हम क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं ऐसे। सेम बेटा जो हमारे पास ठोस होते हैं, कौन से, मतलब जो चालक होते हैं, उनके बीच में एनर्जी का अंतराल कैसा होता है, कम। जब एनर्जी का अंतराल कम होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन आसानी से जा आ सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ठोस या शरीर चालकों में जो चालन बैंड है और जो विद्युत उसमें संयोजी बैंड है, इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल कैसा होता है, कम होता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। जबकि बेटा अगर हम बात करें कुचालक में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत अधिक होता है। जब ऊर्जा अंतराल बेटा बहुत अधिक है तो फिर वहां पे क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे भी तो भी नहीं पहुंच पाएगा, तो दोगे ऊर्जा तो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि कुचालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जबकि चालक में बहुत कम होता है। लेकिन अर्धचालक में बेटा ऊर्जा अंतराल चालकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है और कुचालकों की तुलना में थोड़ा कम है। अब इससे क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर हमारे पास कम ताप है, तो जब कम ताप है तो बेटा इसके पास ऊर्जा कम होगी, तो उस कंडीशन में बेटा ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में ही पड़ा रहेगा, चालन बैंड में नहीं पहुंचेगा। जब टेम्परेचर लो है बेटा तो उस समय ये कुचालक का काम करेगा। जैसे इसको हमने क्या दे दिया बेटा, टेम्परेचर दिया, जैसे हमने इसको टेम्परेचर दिया तो ये ऊर्जा ग्रहण करके क्या पहुंच जाएगा, चालन बैंड में। तो अर्धचालक क्या होते हैं बेटा, जो कम ताप पे तो कुचालक की तरह काम करते हैं और ज्यादा ताप पे क्या करें, इसमें सुचालक की तरह कार्य करते हैं। आपको क्या करना था, डेफिनेशन लिखनी थी बेटा और डायग्राम आपको बनाना था, ये क्वेश्चन है उसमें। इसके साथ साथ आपको एक टॉपिक और याद रखना है, चालकता के आधार पे, ठीक है, चालकता के आधार पे ठोस क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं, अचालक कुचालक जो भी हैं, ये क्या होते हैं, इनके मान के आधार पे याद रखना है बेटा। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे सिलेबस में यानी कि चैप्टर नंबर 1 में अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो बेटा 2 जगह से ही न्यूमेरिकल आएंगे। पहला ए और आर के बीच में जो रिलेशन है उससे, और नंबर जो सेकंड है वो बेटा घनत्वों से। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D = ZM/A³ × NA। तो बेटा एक तो न्यूमेरिकल यहां से पुटअप होते हैं और एक न्यूमेरिकल ए और आर के बीच में जो रिलेशन है उससे पुटअप होंगे, ध्यान रखना। इसमें 3 रेशियो होते हैं, या आप वहां पे देखना बेटा जाके, SCC, BCC, FCC। जब उस समय संकुलन क्षमता निकाली थी ना, तो उस समय ध्यान रखना जो ए और आर के बीच में संबंध आया था उनको हाईलाइट कर लेना, वहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब इसके बाद बेटा देखो जल्दी इसमें क्वेश्चन नंबर 9, एक्सकेन विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला है कि तांबा 3.608 × 10⁻⁸ कोष्टिका कोर का मतलब बेटा आपको ए का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है आपको इसमें 3.608 × 10⁻⁸, ये आपको ए का मान दे रखा है बेटा। कोष्टिक में कोर FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत है बेटा। FCC का मतलब है, हमने पढ़ा था यहाँ पे बेटा कि एक तो होता है SCC, एक होता है BCC, एक होता है FCC। SCC में कणों की संख्या 1 होती है, BCC में 2 होती है,
और FCC में कितनी होती है 4। बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, Z का मतलब होता है कणों की संख्या, ध्यान रही, कणों की संख्या। M का मतलब होता है द्रव्यमान, A का मतलब होता है कोर की लंबाई, और Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू बेटा 6.023 इंटू 10⁻23। अब बेटा आपको A का मान भी दे दिया, Z का मान भी दे दिया। सर कैसे दिया? इसने दे रखा है FCC, बेटा यहां पे दे रखा है FCC, तो FCC का मतलब बेटा अवयवी कण कितने मिलेंगे आपको? वहां पे 4 मिलेंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या कह रहे कि दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व, यानी कि आपको किसका मान दे दिया बेटा? D का मान भी आपको दे रखा है 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसमें। तो बेटा यहां पे आपको किसका मान निकालना है? परमाणविक द्रव्यमान, यानी कि M का मान निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला बेटा सभी को याद रखना है, यहां से न्यूमेरिकल पुटअप होता है। क्लियर है? न्यूमेरिकल यहां पे क्या बेटा पुटअप होता है। इसी के साथ साथ बेटा यहां पे जो हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें, जब हमने एससीसी के लिए संकुलन क्षमता निकाला था, तो वहां पे A इक्वल टू आया था 2R के बराबर। इसी तरह BCC, अगर BCC के लिए बेटा निकालोगे तो इसके लिए आया था A इक्वल टू 4R अपॉन √3, जबकि FCC के लिए आया था 4R अपॉन √2। ये बेटा ये रिलेशन भूला नहीं है। यहाँ पे दो चीजें मेनली, एक तो A कोर है, एक R है, इन दोनों में से एक का मान दे देगा और एक का मान निकलवा लेगा। अब एक देखो यहाँ पे, अब एक बात और है यहाँ पे कि सर हमें कैसे पता चलेगा इन चारों फॉर्मूले से कौन सा यूज करना है? मतलब A का मान देख के R का मान पूछ ले, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो बेटा उस कंडीशन में ध्यान रहे, आपको क्या करना है, यहां पे SCC दिया हुआ मिलेगा, BCC FCC मतलब उसका नाम देगा। जैसे देखो सोडियम काय केंद्रित घनीय जालक, काय केंद्रित घनीय जालक का मतलब बेटा किसका जिक्र कर रखा है? BCC, मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है? क्रिस्टलीकृत है जिसकी भुजा की लंबाई, मतलब A का मान दे दिया है, तो सोडियम की त्रिज्या मतलब R का मान पूछ रहे हैं, तो आपको A का मान पुटअप करना है, R का मान निकालना है। तो इस R का मान जो आया होगा बेटा ये 1.86 मीटर वगैरह जो भी इसमें आया होगा, इसमें यहाँ पे एंगस्ट्रॉन में है बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगस्ट्रॉन में। तो ये हमारे पास टॉपिक था बेटा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है जो जो पॉइंट आपको बताए गए हैं। फिर भी अगर डाउट होता है तो जब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो उस समय और इसको दोबारा से क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बेटा।